हेलो हेलो साउंड चेक। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो साउंड चेक। दिल का दरिया। भाई साहब थोड़ा गेन बढ़ाइए, थोड़ा ट्रेबल भी बढ़ाइए। दिल का दरिया बह ही गया। गला खींच रहा है माइक, थोड़ा सही कीजिए इसको। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज आपने इंट्रो भी बिल्कुल सही देखा है और थंबनेल भी बिल्कुल सही देखा है। क्या आप भी इस चीज़ से परेशान हो? क्या आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं मोस्टली वीडियो वही बनाता हूँ जो इसके ऊपर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, जिसके ऊपर मेरा पर्सनल अनुभव रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपके भी प्रॉब्लम आती है, आप कोई अपना सेटअप लाइव शो में करते हो, लाइव प्रोग्राम में करते हो, लाइव कोई जागरण में करते हो, सुंदरकांड में करते हो, या कोई भी प्रोग्राम जहाँ पे अपना साउंड सेटअप आपने किया है, आपने 4 स्पीकर, 8 स्पीकर, 10 स्पीकर, लाइन एरिया, टॉप, बेस, मॉनिटर सब लगा रखे हैं, आपने 6-8 मॉनिटर, 4 मॉनिटर, 4 टू वे, जितने भी स्पीकर आप अपने लाइव शो में लगाते हो, लाइव प्रोग्राम में लगाते हो, कभी कभी सिंगर आपको बोलता है माइक गला खींच रहा है। तो इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है? क्या इसमें हमारा फॉल्ट है? क्योंकि आप बोलोगे हम तो अपना साउंड सेटअप रोज़ करते हैं, कल भी करके आए, परसों भी करके आए, तो हमारा फॉल्ट कहाँ हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा माइक गला खींचे, हमारा सेटअप गला खींचे। सिंगर भी तो फिर बोल सकता है कि मैं भी कल गा के आया हूँ, मैं भी परसों गा के आया हूँ, मेरा गला थोड़ी ख़राब है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करोगे, कमेंट करोगे, तो वो भी तो कर सकता है, बट अपने को उस कमेंट, उस कॉम्प्लीमेंट पे नहीं जाना। हाँ, मैं थोड़ा आपको इसको वास्तविक कारण बता दूंगा, आप वीडियो बने रही, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बट अपने को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपनी तरफ से, ताकि अगर अपने को संतुष्टि रहेगी कि हमारे पास ये पूरा मैनेजमेंट, अपना सेटअप है जो हमने मैनेज कर रखा है, और उसके बाद में अगर आपको सिंगर बोले तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि आपका जो सेटअप है वो गला नहीं खींच रहा। तो एक्चुअल में आपका इसमें क्या प्रॉब्लम रहने वाला है, आपको क्या सेटिंग करनी है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप करोगे तो आप बहुत जो अच्छी जानकारी है उसको आप नहीं प्राप्त कर पाओगे मेरे से। तो दोस्तों, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है और इसके इलाज क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को पता है कि मैं इसी तरह साउंड के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लिए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कारण की बात करते हैं कि अपने साउंड सर्विस के अंदर क्या क्या कमी होने की वजह से माइक गला खींच सकता है। आप कहोगे हमेशा तो होता नहीं है, बट आप इस सब जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको आप नोटिस करते रहिए। जो पहला पॉइंट है वो हम स्टेबलाइजर के ऊपर बात करते हैं, वोल्टेज के ऊपर बात करते हैं कि आप अपना साउंड सेटअप करते हो, किसी के घर में करते हो, कोई ओपन जगह पर करते हो, कोई छत पर करते हो, कोई बाहर गली में करते हो, ग्राउंड में करते हो, कोई टेंट में करते हो, कोई हॉल के अंदर करते हो, कहीं पर भी करते हो, तो आपको हमेशा अपना स्टेबलाइजर कैरी करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने किलोवाट का साउंड है, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, जितना किलोवाट का आपका साउंड है उसके अकॉर्डिंग आप सिमिलर कोई उसके बराबर या थोड़ा उससे ऊपर आप स्टूडियो मास्टर कंपनी का भी स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हो, 5 kV का, 10 kV का, तो आप उसको ज़रूर कैरी करिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको या तो स्टेबलाइजर तो आपको कैरी करना ही है, बट आपको अगर वोल्टेज चेक करना है तो आपके जो एक्सटेंशन बोर्ड आता है, जो आपका पावर बोर्ड है, जो आपका सप्लाई बोर्ड है, उसके अंदर आपको एक वोल्टेज मीटर लगाना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको लगाना चाहिए। वो लगभग आपको मार्केट में अच्छे से अच्छा 300, 400, 500 रुपये में मिल जाएगा, उससे महंगा मतलब ही नहीं है, वो 200 से 500 के बीच में आराम से मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, वोल्टेज 230, 220, मैं आपको बता देता हूँ कि वोल्टेज सही कितना रहता है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, चाहे वो पीछे से वोल्टेज सपोज 180 आ रहा है, 190 आ रहा है, 200 आ रहा है, बट मैं अपना जो हमेशा साउंड है, चाहे वो डीजे सेटअप है, चाहे वो लाइव साउंड सेटअप है, मैं हमेशा 240 पे चलाता हूँ। 240 पे अपना साउंड दबता नहीं, क्योंकि जब साउंड पे लोड आता है ऑक्टोपेड का, कीबोर्ड का, सिंगर्स का, ढोलक का, तबला का, तो साउंड थोड़ा दबता है।
तो वो जो अपना स्टेबलाइजर होता है वो उसको थोड़ा बराबर कर देता है। तो स्टेबलाइजर का काम ही यही होता है कि वो हर चीज़ को, नाम से पता जैसे चल रहा है कि स्टेबलाइजर, तो वो हर चीज़ को स्टेबल करता है। तो वोल्टेज को भी स्टेबल रखता है वो। जब ज़्यादा आता है तो वो अपना आप कट हो जाता है, जब लो होता है तो भी वो कट हो जाता है और साउंड बंद हो जाता है, नुकसान नहीं होता। तो इससे अपना दो फायदा है, साउंड भी दबेगा नहीं, वोल्टेज भी बराबर रहेगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आपको स्टेबलाइजर जरूर कैरी करना है। तो पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया। अगर वो है और फिर भी आपका साउंड दबता है तो आप सारे पॉइंट को नोटिस करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। और जो दूसरा कारण होता है वो होता है आपके स्पीकर्स। मैं आपको बताता हूँ, माइक्रोफोन पे भी आएंगे। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर माइक्रोफोन के बारे में बताया नहीं, तो जल्दी किस बात की, वीडियो बने रही है जैसे मैंने आपको बताया था, आगे आपको बताता रहूँगा मैं। तो जो दूसरा रीज़न है वो है आपका स्पीकर। पहला रीज़न मैंने आपको क्लियर कर दिया है, दूसरा जो रीज़न है वो है स्पीकर। अगर आपका स्पीकर आज भी बिना HF के है या ट्विटर के साथ है तो मैं आपको बता देता हूँ फिर कोई मतलब नहीं है। क्या बोला तूने? आपका जो स्पीकर है वो HF के साथ होना जरूरी है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे हम तो चलाते हैं, हमें को तो कभी सिंगर ने कभी बोला ही नहीं। मेरे कहने का इंटेंशन क्या आप समझ सकते हो कि HF होना चाहिए, क्योंकि HF होने से साउंड में क्लियरिटी बनती है। HF होने से साउंड एकदम क्लियर होता है, क्लियरिटी बनती है, साउंड सुनने में अच्छा लगता है, मधुर लगता है। तो अगर आप 100 वाट का स्पीकर, 200 वाट का स्पीकर, 400 वाट का स्पीकर, 500 वाट का स्पीकर 12 इंच में, 15 इंच के अंदर 500 वाट, 600 वाट, 400 वाट स्पीकर यूज़ करते हो आप, या बेस यूज़ करते हो 18 इंच, तो बेस में तो बेस का काम आएगा। बाकी 15 इंच का स्पीकर और 12 इंच का स्पीकर आपके लाइव साउंड के लिए काम, जो वोकल मिडी के लिए होता है, जिसमें वोकल अच्छी आती है, मिड अच्छा आता है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास स्पीकर है, तो उसके साथ में अगर आपका बॉक्स के अंदर HF नहीं लगा तब भी साउंड आपका दबेगा, उसके कारण भी गला खींचेगा। तो आप सोचोगे कि आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले तो गला खींचता नहीं था जब हम HF यूज़ नहीं करते थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक समय के साथ में इंसान को अपग्रेड होना पड़ता है। आप सभी को पता होगा, जैसे जैसे हम अपने को जो मोबाइल चाहिए वो भी एकदम एंड्रॉयड से मोबाइल चाहिए, अपने को अच्छे अच्छे मोबाइल चाहिए होते हैं अपने को। हम अगर मैं आपको कहूँ कि आज भी अगर आपको कीपैड टच वाला फ़ोन यूज़ करना है तो आप करोगे उसको? आप नहीं बोलोगे ना कि सर अभी समय कैसा चल रहा है, हम तो ऐसे डिस्प्ले वाला, स्क्रीन टच वाला 30-40 हज़ार का फ़ोन यूज़ करते हैं। तो जब आप फ़ोन की बात करिए, हम किसी और की भी चीज़ बात कर लें कि हर जगह पर हर चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो कहने का मतलब है कि जो आज से 5 साल पहले साउंड यूज़ कर रहे थे उसका आज से कोई मतलब नहीं है। आपका चाहे काम बहुत टॉप लेवल पे है या आपका काम बहुत छोटे स्तर पे है, उससे कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पे क्वालिटी की हो रही है। आप चाहे 2 स्पीकर यूज़ करते हो, चाहे आप 4 स्पीकर यूज़ करते हो, चाहे आप 40 स्पीकर यूज़ करते हो लाइव साउंड के अंदर, चाहे बड़े बड़े लाइन एरिया लगाते हो, बट हमेशा आपका साउंड एक जैसा नहीं चलता। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपने अगर 10 प्रोग्राम निकाले हैं, अगर आपने 10 प्रोग्राम निकाले तो उसमें से 2 प्रोग्राम में आपकी हमेशा दिक्कत आती है। कभी सिंगर्स बोलता है साउंड सेटअप नहीं है, कभी कोई भी जो म्यूजिशियन होते हैं वो बोलते हैं मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी रात दिन दूसरे का साउंड यूज़ करते हैं, वो भी हर जगह प्रोग्राम में जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा साउंड मिलता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 प्रोग्राम एक महीने के अंदर आपको 10 प्रोग्राम मिले और आपके 10 प्रोग्राम के अंदर आपका साउंड बहुत बेस्ट रहा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी साउंड का काम करता हूँ। आपका 10 में से 7 जगह प्रोग्राम अच्छा निकलेगा, 8 जगह अच्छा निकलेगा, 1-2 जगह नहीं निकलेगा। तो उसके पीछे जो रीजंस होते हैं हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि अपना एवरेज जो 10 का 10 सही रहे। ऐसा नहीं है क्या जो अपने मन की संतुष्टि, वो ऐसा नहीं है कि हमने 10 प्रोग्राम निकाले उसमें से 8 अच्छे हो गए, 2 अच्छे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है। ऐसा नहीं, आपको उस चीज़ को सही करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे साउंड वाले कहलाओगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि दूसरा जो रीजन है वो स्पीकर के ऊपर है। मैंने जैसे आपको बताया, आपके स्पीकर के बॉक्स के अंदर जो वो 12 इंच का स्पीकर है, जो वो 15 इंच का स्पीकर है, चाहे वो RCF आपका मॉडल कैबिनेट है, चाहे वो आपका JBL मॉडल कैबिनेट है, वो 15 इंच के अंदर है, वो 12 इंच के अंदर है, 2 वे के अंदर है, 4 वे के अंदर है। जो 4 वे लंबा वाला आता है, वैसे 4 वे का मैं नहीं कह रहा, स्क्वायर वाले का, मैं लंबा वाले 4 वे का बोलता हूँ। जो काफ़ी लोग आजकल बॉक्स 2 वे जैसे बॉक्स में भी 4 वे स्पीकर डाल के रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका HF होना बहुत ज़रूरी है। HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, वैसे बाकी हम उसको बोलते हैं हाइज। जो आपको नेटवर्क प्लेट के साथ यूज़ करना है, वो चाहे आप D26 कर लो, चाहे 450 45 वाट कर लो, चाहे 750 75 वाट कर लो, चाहे 850, वो आपके स्पीकर के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे। आप बोलोगे सर आप इसका ही बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इवन आज भी 100 वाट का स्पीकर यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप D26 लगाइए। अगर आप 200 300 400 वाट के स्पीकर यूज़ कर रहे हो और 12 इंच के अंदर कर रहे हो तो आपको उसके अंदर 450 लगाना चाहिए। वो बहुत सारी कंपनियाँ आती है, बहुत सी कंपनियाँ हैं जिसके 45-50 वाट के आपको HF मिल जाएंगे। और अगर आप टॉप यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको मिनिमम से मिनिमम 850 या 750 डालना है। जो आपके HF है, हाई से जो आपका नेटवर्क है, जो नेटवर्क प्लेट है उसकी, तो वो आपको 850 या 750 डालना है। आजकल तो उससे भी ऊपर आने लग गया, पर मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, इतना तो आपको डालना रहेगा।
तो वो आपको 85 वाट 75 वाट डालना है, और भी ऊपर डाल सकते हो तो आप 150 वाट डालिए। तो कहने का मतलब है आपको HF लगाना जरूरी है। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ज्ञान की बात है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये होगा कि मेरा कि मैंने आपको दूसरा रीजन भी बता दिया। अब जो तीसरा रीजन है वो हम माइक्रोफोन के ऊपर बात कर लेते हैं कि माइक्रोफोन बहुत सी कंपनी के होते हैं। कंपनी के बारे में आज बात नहीं करें, महंगे महंगे जैसे माइक्रोफोन आते हैं 10,000 के 15,000 के, जिसको आप रात दिन लगाते हो, और अगले दिन वही दूसरे कोई सिंगर आते बोलते हैं माइक सही नहीं है, माइक चेंज करके दो, तो आप बोलोगे मैं तो गलत लगा के आया था, 15,000 का माइक्रोफोन है। आपको पता है कि 15,000 के माइक्रोफोन में कितनी अच्छी आवाज़ आती है। तो अपने को जिद बहस नहीं करना। तो कहने का मतलब वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आहूजा का हो, चाहे वो AKG का हो, चाहे वो JTS का हो, चाहे वो श्योर बीटा का हो, या वो कोई डुप्लीकेट दिल्ली मेड माइक्रोफोन हो, तो माइक्रोफोन चाहे कोई भी हो। हाँ, काफ़ी लोग कमेंट करेंगे सर माइक्रोफोन तो बहुत बड़ा रीजन होता है गला खींचने का, उसमें नॉमिनल इम्पीडेंस नाम से एक चीज़ होती है। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ आपकी बात सही है, बट आप खुद मुझे इस बात का एक जवाब दीजिए। आपने सपोज कोई माइक्रोफोन लगाया कोई भी कंपनी का, आपने कंटिन्यू 4 प्रोग्राम किए उस माइक्रोफोन के साथ में, चाहे वो 2,000 रुपये का माइक्रोफोन है जिसका नॉमिनल इम्पीडेंस 600 के आसपास है, ठीक है। तो वही माइक्रोफोन 4 प्रोग्राम में बहुत अच्छा चला, और नेक्स्ट डे जब हम आपने उसे उस माइक्रोफोन को कहीं और लगाया तो वहाँ पे सिंगर बोल रहा है गला खींच रहा है, गला खींच रहा है, सही नहीं आ रहा, गला खींच रहा है, सही नहीं आ रहा। तो तब आप क्या करोगे ये बताइए। तो कहने का मतलब है आपकी बात सही है, नॉमिनल इम्पीडेंस बहुत कुछ होता है माइक्रोफोन में, बहुत ये बात इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल इम्पीडेंस देख के माइक्रोफोन यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूँ, आप कोई मिडिल मतलब मेरी तरह साउंड यूज़ करते हो, जैसे आपके पास लगभग 30-40 स्पीकर है, या आप ज़्यादा लाइव का काम करते हो, DJ का काम करते हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास वो माइक्रोफोन है ही नहीं जिसमें 150 या 200 का नॉमिनल इम्पीडेंस है, और आप रात दिन काम करते हो, एक दिन आपको सिंगर ने किसी ने बोल दिया कि गला खींच रहा है माइक, तब आप क्या करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ नॉमिनल इम्पीडेंस बहुत ज़रूरी है माइक्रोफोन में, बट मैं यही नहीं चाहता कि आप ज़्यादा खर्चा हो, मैं आपको वही सटीक ज्ञान दे रहा हूँ जिसके आपके कम खर्चे में अच्छा काम हो जाए। तो कहने का मतलब ये है माइक्रोफोन मैटर करता है। तो अब माइक्रोफोन का गलती रहता है या नहीं रहता गला खींचने में? रहता है। वो इसलिए रहता है कि आपने अगर किसी सिंगर्स का गला उसको बहुत भारी है, मतलब उसका जो बेस है गले में बहुत ज़्यादा है, और आपने उसको और बेस वाला माइक दे दिया, बात को गौर से सुनना और कमेंट करके बताना कि मैंने एकदम आपको सही बात बोली है, कि किसी सिंगर की बहुत भारी आवाज़ है, उसके गले में बहुत ज़्यादा बेस है, और आपने उसको जो माइक्रोफोन है वो भी बहुत बेस वाला दे दिया, तब वो जब माइक्रोफोन में बोलेगा तो उसकी आवाज़ देगी, तो वो बोलेगा गला खींच रहा है। कमेंट करके बताना, वो बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा ना वो। तब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगर आपको जब बोले कि माइक्रोफोन गला खींच रहा है, तो एक उसका गले में आपको पहले चेक करना चाहिए। नहीं तो आप सिंगर्स को पूछ भी सकते हो, नहीं तो आप जब भी कोई सिंगर आता है वो माइक्रोफोन लेते बोलते हैं हेलो 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 हेलो, तो जो वो बोलता है उसमें भी अगर आप साउंड में पुराने हो, आपको साउंड का काम करते हुए 8 से 10 साल हो गए, इवन 6-7 साल हो गए, तब भी आप सिंगर्स की आवाज़ सुन के बता दोगे इसका गला बहुत ज़्यादा भारी है, तब ऑलरेडी उसको वही माइक दोगे जो माइक्रोफोन उसके गले के लिए सही रहेगा। नहीं तो आप अपने मिक्सर के अंदर बेस को बिल्कुल भी बंद कर दोगे। करोगे नहीं करोगे? ऐसा करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों पहला जो मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोफोन में जब बेस ज़्यादा होता है तब क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वो सिंगर जिनकी आवाज़ बहुत पतली है और आपने उनको कोई ऐसा माइक्रोफोन दे दिया जो भी इसके अंदर बेस बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र के बराबर बेस है 20% 30%, और वो जो आपने उसको माइक्रोफोन दिया उसमें बेस नहीं है, तब उसकी आवाज़ बहुत पतली लगेगी। तब भी वो आपको बोलेगा कि कानों में आवाज़ चुभ रही है, कानों में आवाज़ चुभ रही है, कानों में आवाज़ खा रही है, गला खींच रहा है। बात को सुनना ध्यान से। तो ये भी दूसरा रीज़न है। तो आपको ये इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आपको रात दिन लाइव का काम करना पड़ेगा। हर चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं सिखा सकता, कुछ चीज़ें सेंस की होती है, जिस सेंस को आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप सिंगर्स को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना कोई गुनाह नहीं है। जैसे सिंगर्स है तो आप उनको पूछ सकते हो आपका बेस कैसा रखना है, आपका ट्रेबल कैसा रखना है, आपका मिड कैसा रखना है। तो जैसे सिंगर्स बोलता है तब भी, जैसे लेडीज़ की जो वॉइस होती है उसमें भी भारीपन और पतलापन होता है, मेल्स की जो वॉइस होती है जेंट्स की उसमें भी भारीपन पतलापन होता है, तीखापन होता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं, सिंगर्स ने कुछ नहीं कहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब सिंगर्स बोल रहा है कि आप कानों में आवाज़ चुभ रही है, गला खींच रहा है, तब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको 2-3 सिंगर्स माइक वहाँ पे रखने हैं अच्छे। कोई ऐसा माइक्रोफोन रखना है जिसमें बेस बहुत ज़्यादा हो, कोई ऐसा माइक्रोफोन लगा के रखना है जिसमें ट्रेबल बहुत, मतलब HF और MF मिड भी बहुत ज़्यादा हो, तीखापन हो थोड़ा, क्योंकि किसी की आवाज़ एकदम दबी हुई जैसी होती है। तब हम अगर उसको मिड अच्छा वाला माइक्रोफोन दे देंगे, अच्छा मिड वाला, जिसमें अच्छा मिड हो, अच्छा MF हो, अच्छा HF हो, तब भी वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सही हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर माइक्रोफोन के बारे में बताइए कौन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो उसके ऊपर अगर आपका इस वीडियो के ऊपर मेरे पास अच्छा रिव्यू रहेगा, आपका अच्छा लाइक्स कमेंट रहेगा, आप जो कमेंट करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं माइक्रोफोन के बारे में वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तब मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज जो तीसरा रीज़न था मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोफोन का रहता है,
ठीक है ना। वो माइक्रोफोन का कैसे रहता है जो आप समझ गए, नॉमिनल इम्पीडेंस से तो रहता है। अब कोई आदमी सोचेगा कि बजट जो हमारा माइक्रोफोन में, अब कोई 2 स्पीकर 4 स्पीकर यूज़ कर रहा है, अगर मैं उसको बोल दूंगा कि आप 200 इम्पीडेंस वाला या 150 इम्पीडेंस वाला माइक्रोफोन परचेज कीजिए, तो वो 10-15 हज़ार का माइक्रोफोन कहाँ से परचेज करेगा। जब वो 50,000 का साउंड सेटअप यूज़ कर रहा है तो वो 15,000 का माइक कैसे परचेज करेगा अपने साउंड के लिए। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। काफ़ी लोग बहुत उस्ताद होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर नॉमिनल इम्पीडेंस इतना कम होता है, जितना कम होता है इतनी अच्छी आवाज़ आती है माइक्रोफोन में। तो ये बात उनके लिए है, तो उनको भी समझना चाहिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये खर्चे का घर नहीं बता रहा, आपको सही ज्ञान दे रहा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है गाइस कि माइक्रोफोन की बात आ गई। एक भारी बेस वाला माइक्रोफोन यूज़ करना है, एक मिड वाला माइक्रोफोन यूज़ करना है, एक अच्छा HF और MF वाला माइक्रोफोन यूज़ करना है, एक कम बेस वाला माइक्रोफोन यूज़ करना है। तो ये 3-4 माइक्रोफोन जो आपको लगभग मार्केट में 1500-2000 के आसपास अच्छे अच्छे कंपनी के मिल जाएंगे, जिसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बना दूंगा। तो ये तो बात हुई माइक्रोफोन की। तो पहला बात हो गया वोल्टेज का, स्टेबलाइजर का, दूसरा बात हो गया स्पीकर का, और तीसरा बात हो गया अपना माइक्रोफोन का। अब चौथा जो हम बात करते हैं कि वायरलेस माइक्रोफोन लाइव प्रोग्राम में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी सिंगर को वायरलेस माइक्रोफोन दिया तो बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है, सिंगर गाते गाते अचानक से बोल रहा है 3-4 मतलब गाने गाने के बाद में कि गला खींच रहा है। आप बोलोगे इतनी देर तो खींचा नहीं, अब क्यों खींच रहा है। उसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना कि उसका बैटरी कहीं डेड तो नहीं हो गया, क्योंकि बैटरी जैसे जैसे आपको पता है कि जो चार्जेबल हमेशा जो चीज़ होती है वो धीरे धीरे डाउन होती है। तो वो डाउन होगी तो आपको या तो ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने माइक्रोफोन में कोई ऐसा, अगर आप माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो जिसमें आप बैटरी का इंडिकेटर ही नहीं आ रहा, इंडिकेशन ही नहीं आ रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको आपके वायरलेस माइक्रोफोन की बैटरी डाउन है। अगर आपने सिंगर्स को वायरलेस माइक्रोफोन दिया है तो जहाँ तक हो सके आप वाइड वाली माइक्रोफोन दीजिए, जहाँ तक हो सके आप वाइड वाला माइक्रोफोन दीजिए। नहीं तो आप अगर वायरलेस माइक्रोफोन दे रहे हो तो आप ऐसा माइक्रोफोन दीजिए जिसमें आपको ये सूचना रहे कि आपका जो बैटरी उसका इंडिकेशन लेवल आता रहे माइक्रोफोन के अंदर कि हाँ इसमें ये आ रहा है, अभी इसमें 3 लाइन्स है मतलब पूरा बैटरी है, अभी 2 लाइन्स है तो ठीक है, अभी 1 लाइन्स है। अगर 1 से वो रेड पे आ गया तब आपको उसमें बैटरी चेंज करना रहेगा, तब उसके बाद में वो गला खींचना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा वायरलेस माइक्रोफोन का भी आपको ध्यान में रखना है। और अच्छी अच्छी कंपनियों के आते हैं, AKG कंपनी का आता है, स्टूडियो मास्टर कंपनी का XR80 आता है, जिसमें आपको बैटरी माइक के अंदर ही पर्टिकुलर जो माइक आता है उसके अंदर पीछे बड़ा XR40, तो वो XR80 को मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि उसके अंदर पर्टिकुलर डिस्प्ले के अंदर आ जाता है कि आपका बैटरी लेवल कितना है। और XR40 के अंदर जो लाइट होती है ऑन वाली, वो जब रेड जलनी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए तो समझ आना चाहिए कि जो उसका बैटरी लेवल है वो डाउन हो गया है, तब भी माइक गला खींचता है। तो ये वायरलेस माइक्रोफोन के ऊपर बात थी। और दोस्तों जो 5वां रीज़न है और जो उसका सॉल्यूशन है, वो जो रीज़न है वो है आपका मिक्सर कंसोल। अगर आप आज भी कोई ऐसा मिक्सर यूज़ करते हो जिसके अंदर मिड नहीं है, सिर्फ टेबल बेस और गेन है और वॉल्यूम है, तब शायद कुछ थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी कंपनी का मिक्सर यूज़ करो, चाहे वो स्टूडियो मास्टर कंपनी का ORB सीरीज़ है, चाहे एयर सीरीज़ है, चाहे साउंड क्लाउड कंपनी का सिग्नेचर है, या ऐसा ही इम्पैक्ट है, या फिर उसके अलावा यामा का जो MG XU सीरीज़ है वो सीरीज़ है, चाहे 16 XU है, चाहे 20 XU है। तो कहने का मतलब आप कोई ब्रांड नहीं यूज़ करे तो आपको थोड़ा मिक्सर के अंदर थोड़ा आपको ब्रांड यूज़ करना चाहिए। अगर आपका छोटा मिक्सर उस कंपनी में जैसे वो 12 चैनल का है, 8 चैनल का, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल से कोई मिक्सर की क्वालिटी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको थोड़ा ब्रांड सा मिक्सर यूज़ करना रहेगा। तो आप मिक्सर भी अगर अच्छा यूज़ करोगे तो, और उसके अंदर सेटिंग कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर सेटिंग जो आपका मेन आपका माइक्रोफोन है, स्पीकर्स है। अगर आप 2-4 स्पीकर लगा रहे हो तो आप जो जैसे रात दिन करते हो वैसे करते रहिए, और आगे वाले जो मैंने आपको 4 रीजन्स बताए हैं उसको आप फॉलो करिए है जैसे सामान में, तो सही हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा काम करते हो, 8-10 स्पीकर लगाते हो, 12 स्पीकर लगाते हो, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस पर थोड़ा डीपली ज्ञान रहेगा कि हमको मॉनिटर कैसे लगाना है, मॉनिटर में कौन से स्पीकर यूज़ करना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो वो थोड़ा वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, तो उसका ज्ञान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो कहने का मतलब है आपको मिक्सर भी यूज़ करना चाहिए, ढंग का मिक्सर, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट रीज़न है वो है एक, उसके बाद में और रीज़न है, सेकंड लास्ट ये रीज़न है कि आपके एम्पलीफायर आप कैसे यूज़ करते हो। अगर आप आज भी 250 वाट, 300 वाट, 400 वाट एम्पलीफायर यूज़ करते हो, आप 2-3 स्पीकर यूज़ करते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वो पहले वाले 4 या 5 रीजन्स को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो मैंने आपको बताया रीजन्स एंड सॉल्यूशन। और बट अगर आप थोड़ा बड़ा यूज़ करते हो, 8, 10, 15 स्पीकर यूज़ करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ एम्पलीफायर के अंदर आपको मॉसफेट एम्पलीफायर यूज़ करना है, ठीक है। मॉसफेट एम्पलीफायर आप यूज़ करोगे जैसे चाहे वो स्टूडियो मास्टर कंपनी का है, वो NX ऑडियो कंपनी का है, वो डायनाटेक कंपनी का है, वो बीटा 3 कंपनी का है, या वो साउंड स्टैंडर्ड कंपनी के CA18, CA20 है, कोई भी एम्पलीफायर जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको यूज़ करना है। अगर आप वो यूज़ नहीं करते तब भी ये प्रॉब्लम आपके आएगी जब भी आप लाइव बड़ा साउंड सेटअप करते हो। जो लोग 4-6 स्पीकर 2 स्पीकर लगाते हैं तो वो 1000 वाट 1200 वाट का एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पावर बोस स्टैंडर्ड कंपनी के PBT 501, वो एम्पलीफायर 700-800 वाट के भी आप यूज़ कर सकते हो जो फ़ैन के अंदर होते हैं।
तो उसके अंदर भी आपकी ये जो प्रॉब्लम अगर आती है दबने वाली, तब आपको वो पहले वाले जो 5 रीज़न मैंने बताए हैं अच्छे से, उनके सॉल्यूशन बताए, वो आपको उसको कॉपी करना रहेगा, उसको सही करना रहेगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। तो ये हो गया एम्पलीफायर का। बाकी बड़े एम्पलीफायर के ऊपर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा, जो मैंने आपको बताया कि उसमें मॉनिटर कैसे लगाना है, कौन से एम्पलीफायर में कौन सा मॉनिटर लगाना है, कितने वाट का लगाना है, मिक्सर कौन सा यूज़ करना है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो ये इसके मैंने आपको रीजन्स, मैंने आपको बोला था रीज़न बताऊँगा, फिर सॉल्यूशन, बट मैंने आपको रीज़न के साथ साथ ही सॉल्यूशन बता दिया ताकि आपके कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों मैंने मोस्टली आपको इसके सारे रीज़न बता दिए हैं और मैंने रीज़न के साथ साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। अगर मैं पहले रीज़न और बाद में सॉल्यूशन बताता तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन रहता वीडियो में, तो मैंने आपको रीज़न और सॉल्यूशन बता दिया। अब हम बात करते हैं कि आप पूछोगे कि सर इसमें गलती किसकी होती है, तो गलती ना ही इसमें सिंगर्स की होती है, ना ही आप लोगों की होती है जब हम लोग साउंड सर्विस का काम करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है हम रात दिन साउंड सेटअप का काम करते, कभी कभी 19 हो जाता है। अगर सिंगर का गला बैठा होगा, आपको पता है कि सिंगर का गला बैठा है, फिर भी वो आपको बार बार कह रहा है, तो उसकी मजबूरी समझिए, क्योंकि उसका गला बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा साउंड सेटअप, थोड़ा उसको वॉल्यूम, आपकी सेटिंग, थोड़ा माइक्रोफोन उसके आवाज़ के अनुसार आपको दे देना चाहिए, ठीक है। वो भी उस बात को आपसे हैप्पी होगा सिंगर भी कि मेरी थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है, फिर भी उससे जो साउंड वाले भाई ने मेरा साउंड सेटअप बहुत अच्छा किया, मेरे को अच्छे से सिंगिंग करवा दी। और कभी कभी आपको पता है कि आप अपना साउंड सेटअप भी गड़बड़ लगा, तो आप वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ नहीं करते, आपके माइक्रोफोन में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, आपके सेटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, आपके स्पीकर कहीं ना कहीं फटे हुए होते हैं, तब भी सिंगर्स आपको कुछ नहीं कहता। कभी कभी काफ़ी सिंगर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो इन सब प्रॉब्लम को आपको पहले से वो देख लेते हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं बोलते, वो आते हैं, गाते हैं और चले जाते हैं और बोलते हैं भाई सब बहुत अच्छा आपने किया। वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो ये इसमें मैं कह सकता हूँ उसमें ना ही गलती सिंगर्स की होती है, इसमें ना ही गलती साउंड वाले की होती है। जो गलती होती है वो अपने मैनेजमेंट की होती है, वो अपने एक कॉम्बिनेशन की होती है। तो ये थोड़ा चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि इसमें गलती ना ही सिंगर्स की है ना किसी के वास्तविक कारण। मैंने जो आपको रीजन्स थे बता दिए, बस आपको अपनी कमी दूर करनी है। अगर सिंगर्स भाई भी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ से थोड़ा मोटिवेशन हो गए कि उनके लिए भी मेरा वीडियो जो मोटिवेशनल है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो साउंड वाले भाई है उनके लिए तो वीडियो है ही है कि आपको अपनी कमी दूर करनी है, किसी पे ब्लेम नहीं करना कि साउंड गड़बड़ है, सिंगर का गला गड़बड़ है, एक दूसरे पे ब्लेम करते हो, ऐसे प्रोग्राम निकालते हो, तो उस चक्कर में क्या होता है कि फिर पार्टी वाले का प्रोग्राम गंदा होता है। जो लोग प्रोग्राम करवाते हैं उनके फिर प्रोग्राम सही नहीं होता, तो उन पर थोड़ा बैड, उनके लिए बैड आपका इंप्रेशन पड़ता है। तो कहने का मतलब है आपको कमी को वहाँ पर दूर करना है, ना कि एक दूसरे पे ब्लेम करना है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर मैंने जो आपको मोस्टली रीज़न बताएं वो सही है। वो तो मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत पहले हुआ था, तो मैं उस चीज़ को बहुत धीरे धीरे मैंने उसको सही किया है, माइक्रोफोन को, मिक्सर को, एम्पलीफायर को। तो आपको भी इसको धीरे धीरे सही करना है। आपको एक साथ ऐसा नहीं कि आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा पैसा लगा के काम करना है, सही करना है। आप धीरे धीरे अपनी कमी को दूर करिए, स्टेबलाइजर की, माइक्रोफोन की, स्पीकर्स की, मिक्सर की। तो अगर इसके अलावा भी कोई रीज़न रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह साउंड के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। धन्यवाद।